की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में कि राजनीतिक जीवन ऋग्वैदिक काल में कैसा रहा होगा। राजनीतिक जीवन की बात करें, परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म होता था। परिवार से बड़ा कुल से बड़ा ग्राम से बड़ा विश्व से बड़ा जन और जनपद के बीच में आया था राष्ट्र, और उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। बात करें परिवार की तो परिवार को वैसे परिवार ही कहा जाता है, कुल को कुल कहा जाता है, ग्राम को गांव, विश्व को तहसील। और बात करें राष्ट्र की तो राष्ट्र को राष्ट्र ही कहा गया है और उसका उल्लेख एक बार किया गया है। जनपद को राज्य कहा गया है और महाजनपद को देश कहा गया है। अपन उत्तर वैदिक काल के बाद में देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल रहा है और जनपद से ही महाजनपदों का निर्माण हुआ था। इस कारण जनपद और महाजनपद अपन आगे देखेंगे और इस वीडियो में अपन इन सब की बात करेंगे कि ये क्या होते थे। बात करूं मैं परिवार की तो मुखियाओं की बात करता हूं मैं। परिवार का मुखिया होता है गृहपति, कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति। विश्व का अर्थ मैंने बताया है तहसील, और विश्व का अर्थ मैंने बताया तहसील। जन का अर्थ है जिला, मैं बताना भूल गया। जन का अर्थ है जिला, जनपद का अर्थ है राज्य और महाजनपद का अर्थ है देश। इनको अपन को अलग रखना है, इन दोनों को। उससे पहले थोड़ा राष्ट्र के बारे में देख लें कि 10वें मंडल में कहा गया है कि राजा से राष्ट्र की रक्षा करने की उपेक्षा की गई है, कि राष्ट्र का जो राजा होता है उससे ये उपेक्षा रखी जाती है कि वो राष्ट्र की रक्षा करे। जनपद और महाजनपद हम उत्तर वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे जब महाजनपद काल आएगा। अब आगे देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में संस्थाएं हुआ करती थी, कि राजनीति को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं होती थी। उसमें 4 संस्थाएं प्रमुख हैं, 4 संस्थाएं होती थी: विदत, सभा, समिति और गण। इन चारों को चलाने के लिए मुखिया राजा को ही कहा गया है। हम देख लेंगे कि परिवार का मुखिया होता है गृहपति, कुल का मुखिया होता है कुल्लुप, ग्राम का मुखिया होता है ग्रामीणी, विश्व का मुखिया होता है विश्वपति, जन यानी जिले का मुखिया होता है गोप या राजन, जनस्य गोपा जिसे राजा कहा गया है, और राष्ट्र का मुखिया होता है अधिपति या सम्राट। जनपद और महाजनपद की बात अपन आगे करेंगे। उसमें भी शासक राजा कहलाए थे, उनको भी उपाधियां दी गई थी। अब बात करते हैं संस्थाओं के बारे में। संस्था मैंने बताई 4 संस्थाएं होती है: विदत, सभा, समिति और गण। पहली बात करते हैं विदत की। विदत जो राजनीतिक संस्था थी वह सबसे पुरानी संस्था मानी गई है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। विदत का अर्थ सामान्य जनसभा से ले सकते हैं, जो कि ज्ञान और विद्या के संबंध में हुआ करती थी। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। आगे बात करते हैं सभा की। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है और इसकी तुलना वर्तमान के राज्यसभा से की गई है। इसे सामूहिक ग्राम सभा कहा जाता है, जिसमें ग्राम के सामूहिक मसलों को हल किया जाता था, गांव के सामूहिक मसलों को हल किया जाता था। उसमें वरिष्ठ लोग शामिल किए जाते थे। इसका 8 बार उल्लेख किया गया है, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित होती थी। महिलाएं जिस सम्मिलित होती थी उनको सभावती कहा गया। न्याय जो कि राजा द्वारा ही किया जाता था, और अगर किसी को दोषी माना जाता है तो उसको जल और अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। सभा को वर्तमान में राज्यसभा की उपाधि दी गई है। समिति बात करते हैं तीसरे नंबर समिति की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो समिति कहलाई। केंद्रीय राजनीतिक संस्था को समिति कहा गया। इसमें उच्च वर्ण के लोग, पैसे वाले धनाढ्य वर्ग शामिल हुए तथा ब्राह्मणों को इसमें शामिल किया गया। एक बात इसमें है कि समिति में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, महिला वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया। इसका उल्लेख 9 बार मिलता है
और जो समिति का अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा गया है। सभा और समिति की एक कॉमन बात बताऊं तो यह है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। आगे बात करता हूं गण की। गण जनतंत्र के लिए, गण से जनता, जनतंत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। सैन्य सभा और सैन्य टुकड़ी के रूप में होती थी। उल्लेख 46 बार किया गया है। इसका मुखिया गणस्य गोपा और गणपति। जैसे जन का मुखिया जनस्य गोपा और राजा, उसी प्रकार गण का गणस्य गोपा और गणपति। आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन की। राजनीतिक जीवन के बाद में अब सामाजिक जीवन की बात करते हैं। समाज की बात करते हैं तो समाज पितृसत्तात्मक था। हमने बताया कि परिवार का मुखिया कौन होता था? गृहपति। उस समय समाज या परिवार के मुखिया पिता को माना जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलन में थी। उनका खान पान सरल था, मतलब मांस मच्छी नहीं खाया जाता था, मांसाहारी काल नहीं था। सरल दूध से निर्मित वस्तुओं का उपभोग किया जाता था। मीठे में शहद, प्रिय पेय पदार्थ जो कि सोमरस था। अमृत की उपमा दी जाती है। सोमरस को हिमालय से प्राप्त किया जाता था। और गाय को अघन्या मतलब न मारने योग्य बताया शतपथ ब्राह्मण ने। गाय को रथी कहा। रथी का अर्थ होता है संपत्ति, जिसमें ऋग्वेदिक काल में आदान प्रदान या वस्तु विनिमय का जो मुख्य रूप था वो गाय को माना गया है। और 176 बार इसका उल्लेख मिलता है गाय का। ऋग्वेद में गाय को धेनु कहा गया है। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे गाय के बारे में कि विवाहों में भी गाय का आदान प्रदान करके अपनी पुत्रियों का विवाह किया जाता था। अपन विवाहों को देखेंगे। 8 प्रकार के विवाह थे। पहनावा, निवि, अधिवास, वास और अंतक का। अब निवि क्या होता है? शरीर के जो निचले भाग में, नी से याद रखना है निचला भाग। अधिवास से याद रखना है ऊपर शरीर को ढकने वाले वस्त्र। अधि यानी ऊपर। अब वास की बात करूं, वास मतलब ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अंतक का बुना हुआ। अंतक का मतलब स्वेटर, जो अपन शीत ऋतु में पहनते हैं। सूती वस्त्र होता था, उसका स्वेटर बनाया जाता था, उसे अंतक का कहा गया। पेशेस, नर्तक और नर्तकी द्वारा एक वस्त्र धारण किया जाता था, उसे पेशेस कहा जाता था। अब ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति, वर्तमान स्थिति और ऋग्वेद की स्थिति में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऋग्वेद की स्थिति महिलाओं के लिए अच्छी थी। अभी जो वर्तमान में ऐसी बहुत सारी बुराइयां भी चल रही है, घूंघट प्रथा, सती प्रथा उस समय नहीं थी। बाद में धीरे धीरे ये सती प्रथा में, कुप्रथाओं में बढ़ने लग गया। दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुत सारी प्रथाओं में ये बंट गया था। इसलिए मैं मानता हूँ कि ऋग्वेदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी। देखते हैं कैसे। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, मतलब कि स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। उपनयन या शिक्षा का अधिकार उनको था। 16 वर्ष तक वो आश्रम में ज्ञान प्राप्त करती थी, उनको सद्योवधू कहा गया। जो आजीवन ब्रह्मचार्य रहती थी और ज्ञान अर्जन करती थी उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। तीसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है कि अविवाहित जो स्त्री रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अब विदुषी महिलाएं, वे ऋषि जो वैदिक मंत्रों की रचना करते हैं। इसमें महिलाओं की भी बारी आई, जिन्होंने पुरुष को शास्त्रार्थ में भी पराजित किया था। उनका नाम अपन देखते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, चपला और विश्वश्रा। नियोग प्रथा उस समय उपलब्ध थी, मतलब कि नियोग यानी पुत्र प्राप्ति की प्रथा, कि उसका पति या तो किसी कारणवश संभोग की स्थिति नहीं बना पाता है या विदेश रहता है, या उसके बाद में मतलब महिलाओं को इस अनुमति थी कि वो इस पुत्र प्राप्ति कर सके, नियोग प्रथा को अपना सके। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात कि कुप्रथाएं नहीं थी उस समय। और एक
चीज जो प्रश्न पूछा जाता है, महिलाओं के गले में स्वर्ण आभूषण होता था, उसे नेस्क कहा जाता था। परंतु नेस्क एक स्वर्ण मुद्रा भी थी जो मौर्य काल में पाई गई, उसमें स आता है, वो मुद्रा थी मौर्य काल में। आगे पढ़ेंगे जब मौर्य काल में पढ़ाऊंगा तब। और नेस्क जो था वो सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त एक पारक पत्थर भी होता था। अभी सामाजिक स्थिति खत्म नहीं हुई है, अगले वीडियो में अपन वर्ण व्यवस्था को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे वाला आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही बेस्ट वर्ण व्यवस्था को मैं समझाने वाला हूँ।